तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बंगाल की जनता लोकतंत्र के प्रति अपने फर्ज को निभा रही है। अब तक 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है, लेकिन क्या नेता सरकारें अपना फर्ज निभा रही हैं या फिर चुनाव के चक्कर में बंगाल की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है? बंगाल में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। कोलकाता में संक्रमण दर 50% पहुंचने का दावा है। ऐसे में बंगाल में अब तक सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? जहां वोटिंग हो गई है वहां पाबंदियां क्यों नहीं लग रही? इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको वोटिंग की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल में 5 इलाके जहां पर आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, दावा किया जा रहा है कोविड के प्रोटोकॉल के पालन का, लेकिन इन सब के बीच कोलकाता से जो खबरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 50% पहुंच चुका है, यानी हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव। तो अदालत की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसका क्या कुछ मतलब है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। 7वें चरण के इस मतदान के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी तपस्सेन गुप्ता भी हमारे साथ बन चुके हैं। पहला सवाल सुबीर भौमिक सर आपसे, आज जो अदालत की तरफ से टिप्पणी आई है, चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अदालत के स्तर पर आपको लगता है वो बयान सामने आया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था? हम समझ रहे हैं हत्या पता नहीं, बट ये जरूर नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये 2 चीज तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत बार आपके इस चैनल में और दूसरे चैनल में भी आवाज उठाया, लिखकर भी आवाज उठाया है कि 3 चीज। एक ये कि जो चुनाव 4 ज्यादा से ज्यादा 5 चरण में बंगाल में हो सकता था, उसको बेवजह 8 चरण तक खींचा गया है। वजह ये कि पहले 3 चरण बंगाल और असम, उसके बाद असम से जो सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस फ्री हो गए, उनको आराम से बंगाल में लाके ये 4 ज्यादा से ज्यादा 5 चरण में इसको खत्म किया जा सकता था। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और हिसाब करके दिखा सकता हूँ। तो इसलिए ये जो बेवजह खींचा गया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज देने के लिए या नहीं, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। जो समझना है जनता को समझने दीजिए। बट ये जरूर है कि इसके लिए एक जवाब, एक एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन से सारा भारत मांगती है। और जज साहब ने जो कहा है, जस्टिस बैनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट के, हत्या पता नहीं बट जरूर नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, और जो लोग मारे गए हैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जी। बट ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। तपस्सेन गुप्ता, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। क्या जो चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड प्रोटोकॉल का, क्या वाकई उसका आपको नजर आती है, उसकी झलक नजर आती है या सिर्फ कागजों में है? जी देखिए, पिछले 2 चरणों में अगर मैं 7वें चरण और 6ठे चरण की बात करूं तो लोग काफ़ी कॉन्शियस है, वो मास्क पहन के बाहर निकल रहे, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करे सोसाइटी में। लेकिन आपको एक हकीकत दिखाऊंगा, ये पीछे जो आप मैदान देख रहे हैं लंबा, ये है ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां पर अमूमन शाम को बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं और यहाँ पर कचाकच भरा रहता है। ये मैदान ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है। वही हालत रास्ते की भी है, लोग घर से अब कम निकलना शुरू किए। कोलकाता में वैसे पश्चिम बंगाल की तुलना में वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार तकरीबन 52% वोटिंग 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। तो इस बार और भी वोटिंग का परसेंटेज कम है, यानी लोगों में भय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, लोगों को पता नहीं कि वो अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो RT-PCR टेस्ट कितनी जल्दी हो पाएगी, कितनी जल्दी उसके टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक दूसरे पर जरूर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार ने नए नियम निकाले कि ऑक्सीजन होर्डिंग ना किया जाए, रेमडेसिविर को सिर्फ हॉस्पिटल को ही मुहैया करवाया जाए। ये सब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन चीज़ों को लागू जरूर किया गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या थोड़ा देर नहीं हो गया? इतने सारे लोग कतारों में हैं। अभी आप सोचिए कि अगर पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ये स्थिति है, तो गाँव में और दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर भरपूर रैलियाँ हुई हैं, लाखों लोगों की जमावड़ा देखने को मिला, वहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन
होता है तो आने वाले 2-3 हफ्तों में स्थिति कहां बिल्कुल जा तापस, सकती आप है। सही कह रहे हैं। और अगर अभी से कोलकाता किसी में भी अस्पताल में पॉजिटिविटी बेड नहीं है, रेट तो आप समझ सकते हैं 50% है तो हालात कितने भयावह होने जा रहे हैं समझा जा सकता है। जो दोनों राजनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी रुख करेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, अगर आज अदालत ये कहती है कि दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है, आपको लगता है बिल्कुल सही बात है? किसी की तो जवाबदेही कम से कम तय हो रही है। नहीं, इसमें अनुराग थोड़ा सा और ऐड कर दें कि उस अदालत ने यह भी कहा कि क्यों ना आप पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। जी, मतलब सीधा है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो हमारा 304 है आईपीसी का, वाकई ये उसी तरह का है। एक आदमी नशे में गाड़ी चलाता है और वो किसी को मार देता है। लगभग यही स्थिति है कि आपने इसको एहसास नहीं हुआ आपको, जब देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री एक प्रदेश की रैली करके कह रहे थे देखो ये अपार जनसमूह, तो आपको अंधे थे आपको नजर नहीं आया कि अपार जनसमूह किस हालत में है। जनसमूह तो पागल होता है, जनसमूह को एजुकेट करना पड़ता है और यह काम स्टेट का होता है, स्टेट एजेंसीज का होता है। आप अंधे थे उस समय, आप वाकई हत्यारे हैं। अगर आपने इस तरह का सोमनोलेंस अंग्रेजी में कहते हैं, अगर ऐसा उलीदापन दिखाया है, तो अगर हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। यह संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट को लेना था और इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के पास निर्बाध पावर होते हैं। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पावर्स की कोई सीमा नहीं है, उसको भी छोड़िए। इसी इलेक्शन कमीशन को भारत के संविधान ने आर्टिकल 324 में निर्बाध पावर दिए हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का। आप उसको नहीं देख सकते थे, आपने लंबा खींच के उसको 8 चरण में कमाएंगे। आप देख रहे हैं, अंधे हैं, आपकी रैलीज हो रही हैं, रैलीज पे किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जा रहा है। इनके सर जरा पॉलिटिकल रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जी इनके सर मैं आता हूं आपके पास। अनिला सिंह जी, 7 चरण के वोट डाले जा चुके हैं, क्या अब भी आप ईमानदारी से इस बात को कह पाएंगे कि हां गलती हुई है, पॉलिटिकल पार्टी से भूल हुई है अपने चुनावी सत्ता को सिर्फ हासिल करने के लिए, और उसी की नाराजगी अदालत ने दिखाई है चुनाव आयोग पर यह टिप्पणी करते हुए? दरअसल में जिम्मेदार दोषी आप लोग हैं। देखिए, चुनाव करवाना, कब करवाना, किस प्रकार से कराना, ये सारी जिम्मेवारी जो होती है चुनाव आयोग की। इसमें किसी राजनीतिक दल का किसी भी प्रकार का ये तय करना कि कब, कैसे, किस प्रकार से होगा, इतना ज्यादा कोई रोल होता नहीं। अगर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी करी है चुनाव आयोग के ऊपर, तो ये हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट और चुनाव आयोग। अनिला जी, यूपी में शायद आप रहती हैं, अगर यूपी में कोई कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है किसी और पार्टी का नेता, तो क्या डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या उस नेता को जेल में डाला जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुझे, मैं एक सिर्फ नजीर दे रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पश्चिम बंगाल के उन तमाम जिलाधिकारियों को कटघरे में खड़ा करके आप टीएमसी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता खुद को बचा सकते हैं? क्या ये वाजिब है? देखिए, सबसे पहले मैंने रिएक्शन किया क्योंकि आपने कहा कि हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करी है, तो क्या राजनीतिक दलों से गलती हो गई? तो मुझे उत्तर देना था कि जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है उस पे एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्रेजेंटिंग भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली हियर, मेरा क्या स्टैंड रहेगा। तो उस पर मैंने कहा कि भाई चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के बीच में हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, चुनाव आयोग के ऊपर वो अपना उत्तर देंगे, क्योंकि चुनाव कब, कैसे, किस तरीके से कराना है ये चुनाव आयोग का। अगर आप मेरे उसी सवाल का जवाब दे रही हैं तो सवाल था कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है? किस गलती के बारे में आप बात कर रहे हैं? कि 8 लाखों लोगों की भीड़ और गौरवान्वित होते हुए दावा करना कि हमारी चुनावी रैलियों में हजारों लाखों लोग जुट रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम बड़े नेताओं के ये दावे, क्या ये गलती नहीं है? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि चुनावी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने चुनावी रैलियां करी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, कोई भी है ना, डीएमके हो, डीएमके हो, जितनी जहां जहां चुनाव हुए हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सबने चुनावी रैलियां करी हैं, तो ये तो प्रश्न सबसे होगा। और बिल्कुल होगा, कोई दो राय नहीं है। कोरोना आपसे जो सवाल हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी केंद्रित नहीं है, एक नेता के तौर पर आपसे पूछा जा रहा था। मानव जायसवाल, आपसे भी मैं यही सवाल पूछता हूं, और ये सवाल सिर्फ टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक राजनेता के तौर पर, क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते कहर के लिए
उसका असर जो देश के बाकी हिस्सों में दिख रहा है, उसके लिए सिर्फ चुनाव आयोग को दोषी ठहराना ठीक होगा या पॉलिटिकल पार्टीज को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए? मानव जायसवाल। सर, पहले तो आप सभी को नमस्कार। हमारे गुरुजन भी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है, और पूरे देश को नमस्कार। और सबसे पहले पूरी हमारे प्रांत की पूरी संवेदनाएं हैं उन सभी परिवारों से साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों के इन कुछ ही दिनों में खोया है। और बहुत ही आपातकालीन स्थिति है, बहुत दुखद और भयावह स्थिति ऑलरेडी हिंदुस्तान में है और हम झेल रहे हैं। और जहां तक बात है सर, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों एक साथ है, वो एक कटघरे में है। हमने जब बोला कि भाई 8 फेज ऑफ इलेक्शन नहीं चाहिए, हमसे कम इलेक्शन करवा दे, 8 फेज के इलेक्शन के पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी, निरंतर रिक्वेस्ट करा, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने सुना ना बीजेपी ने संज्ञान दी। यहाँ प्रधान प्रचारक हैं इनके, जो हमेशा दिल्ली से आ जाते हैं प्रचार करने के लिए और अच्छे से बहुत दुखी होते हैं कि भाई उनके समय इतनी भीड़ नहीं आई। उनकी शिकायतें होती हैं पब्लिक से, वो भी 17 अप्रैल को। ये दिन याद रखिएगा सर, क्योंकि उसी दिन कुंभ मेले के बारे में उन्होंने एक अद्भुत सा परितात्मक का बयान दिया था। लेकिन दोपहर को यहाँ बंगाल में आकर बहुत दुखी थे कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, भाई उनके समय नहीं आती थी, लेकिन आज आ गई। उनको शिकायत है उनसे। साथ ही साथ ये जो मुखौटा है ना सर, ये जो उन्होंने जो लास्ट डे में जो अपनी रैलियां बंद करी, ये बोल के कि उनको कोविड का संज्ञान लेना है, ये मुखौटा है सर। और मैं धन्यवाद देता हूं हर उस मीडिया का, हर उस व्यक्ति का, हर उस देश के नागरिक का जिन्होंने ट्विटर पे और हर वो डिजिटल मीडिया पे इस गवर्नमेंट की, ये मोदी शासन की मानव जायसवाल साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें से काफी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन डेरेक ओब्रायन जब ट्वीट करके ये जानकारी देते हैं कि ममता बनर्जी अब चुनावी रैलियां नहीं करेंगी, कितने चरण तब तक हो चुके थे चुनाव के पश्चिम बंगाल में? कब ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया? सर कि इलेक्शन कमीशन क्या संज्ञान ले रही थी? क्यों नहीं हमारे चिट्ठियों का उन्होंने जवाब दिया? क्यों नहीं लास्ट के 4 फेज 1 में करवा लिए? क्यों नहीं 3 फेज 1 में करवा लिए? क्यों नहीं 2 फेज 1 में करवा लिए? और उसका बदला आपने ऐसे लिया कि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने चुनाव प्रचार में लोगों की भीड़ जुटाने में। और सुनिए, ठीक उसी तरीके से जैसे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। भीड़ को कम किया है। और सर सुन लीजिए, ये जो बीजेपी की शासित सरकार है, जो मोदी शासन सरकार है, पूरा देश उसका संज्ञान लेगा। और इलेक्शन कमीशन, मानव जायसवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने जब ये जानकारी साझा किया, ममता बनर्जी ने जब ये फैसला लिया कि वो अब पब्लिक रैलियां नहीं करेंगी, कितने चरण के चुनाव हो चुके थे पश्चिम बंगाल में? थोड़ा मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए सर। अपनी आत्मा को बेच दिया है, ये मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट करिए। मानव जायसवाल, थोड़ी मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए, कितने चरण के चुनाव तब तक बीत चुके थे पश्चिम बंगाल में जब आपने ये फैसला लिया कि कोरोना के मद्देनजर हम नहीं करेंगे चुनावी रैलियां? सुनिए सर, जिस दिन 8 फेज हुए उस दिन हमने बोला कि 8 फेज में इलेक्शन मत करवाइए। सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन, सेकंड वेव ऑफ कोरोना चल रहा है महाराष्ट्र में, नहीं सुना इन्होंने? तब इन्होंने रोक रखा। इलेक्शन कमीशन ने नए इनके सिंह सर, क्या सवाल का जवाब सवाल हो सकता है? वो बुद्धिजीवी हो गए, उनको मानव जायसवाल जो कह रहे हैं वो बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर 8 चरणों में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग करता है, उसके बाद क्या टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी की तरह एक जिम्मेदार पार्टी की भूमिका निभाती नजर आई क्या पश्चिम बंगाल में, या जैसी बीजेपी वैसी टीएमसी? एनके सिंह सर, हमारी जिम्मेदारी हम गिनवाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आई। मानव जायसवाल सुन लेते हैं। बिल्कुल नहीं आई सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैं आऊंगा आपके पास जायसवाल साहब दोबारा। सही कहा आपने कि तर्कशास्त्र में आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस एक डॉक्ट्रिन है कि आप सवाल का जवाब सवाल में नहीं देते। मैंने पूछा भाई अनुराग जी, आपने फला की जेब क्यों काटी? तो आपने कहा कि उन्होंने उसकी जेब क्यों काटी। ये जवाब नहीं होता है। लिहाजा कल्पेबिलिटी उतनी ही है, अपराध आपने भी उतना ही किया है। लेकिन जो बड़ा होता है, देखिए क्या है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना है, आपको याद होगा अनुराग जी, आप तो हमसे ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व थे। ये मॉडल कोड ऑल पार्टी मीटिंग के कॉन्सेंसस के बाद बना है। क्या ऑल पार्टी उस समय मतलब जड़वत हो गई थी? उस समय कोरोना का जब ग्राफ बढ़ रहा था, वेस्ट बंगाल में एक दिन में सिर्फ 176 केसेस हुए थे, आज 35 गुना ज्यादा हैं। तो क्या अंधी हो गई थी ये पार्टियां? उस समय ऑल पार्टी मीटिंग करके ये कह सकते थे कि नहीं साहब, हम चाहते हैं कि चुनाव डेफर किया जाए या इसको मर्ज किया जाए। ये बहुत सिंपल सा था कि आप चुनाव मर्ज कर सकते थे, रैलीज हम नहीं निकालेंगे। जरा सोचिए आप अनुराग जी, इस देश का न्याय व्यवस्था पिछले 1 साल से चल रही है वर्चुअल पे। लोग को फांसी मिल रही है, लोगों को सजा मिल रही है, लोग छूट रहे हैं
न्याय व्यवस्था 1 साल से अगर वर्चुअल हो सकती है, जिसमें कि 3 पार्टियां होती हैं, 2 कंटेस्टेड होते हैं, वादी प्रतिवादी, और तीसरा जज होता है, और अगर वो न्याय व्यवस्था 1 साल से चल सकती है, तो क्या ये वर्चुअल पे नहीं हो सकता था इलेक्शन? लेकिन नहीं, वो आपको नहीं चाहिए। आपको तो वहां जाके ताली बजाना है, वहां जाके आपको ड्रामा करना है, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। तो जो टीएमसी कह रहा है मेरे ख्याल से शर्मनाक है, और बीजेपी भी जो कह रही है वो शर्मनाक है। अगर बहुत खुले दिल के होते तो कहते कि हाँ, ये चूक हम पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, और ये शायद इतिहास माफ नहीं करने जा रहा है। इतिहास जब लेखन होगा, और आज हम लोग भी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है शायद इसको नहीं भूलेगा, और समाज भी नहीं भूलेगा। आप जानते हैं बुरी तरह से लोग नाराज हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से। अनिला सिंह जी, इस चर्चा में क्या अब आप ये कह सकती हैं कि हाँ, सत्ता की भूख ने हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भुला दिया कि लोगों की जान खतरे में है? देखिए, सत्ता की भूख, ये फ्रेज यहाँ पे मैं एप्रोप्रिएट नहीं मानती हूँ। अगर मैं पैन पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर यहाँ बात करती हूँ, बंगाल का चुनाव ऐसा तो है नहीं कि 2021 में तय हुआ था, ठीक है। और अभी चाहे बात कितनी भी बड़ी कर लें यहाँ पे जायसवाल साहब बैठकर, इनकी जो मुख्यमंत्री है बात पे जो धरना प्रदर्शन करती हैं, जब इलेक्शन कमीशन उनको रोक देता है कुछ घंटों के लिए कि भाई आप कैंपेनिंग नहीं करेंगी, तब भी धरना प्रदर्शन करती हैं। एक बार भी बता दें, क्या उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि भाई ऐसा है, कोविड जो है। लेकिन अनिला जी देखिए, उस धरने में हजारों लाखों की भीड़ नहीं थी। उस धरना प्रदर्शन में ममता बनर्जी अकेले बैठे नजर आ रही थी। एक सेकंड, और आप भी वही काम कर रही है जो मानव जायसवाल कर रहे थे। आप भी सवाल का जवाब न देकर एक और सवाल खड़ा कर रही हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूं। अगर आप नेताओं को सत्ता की भूख नहीं थी, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये हिम्मत जुटाई कि वो ये कहे कि हम वर्चुअल प्रचार ही करेंगे पहले चरण से, हम नहीं जाएंगे मैदान में? डिजिटल इंडिया है ये तो। उत्तर नहीं दे सकते हैं आप। मैं उत्तर दे रही हूँ तो मेरा उत्तर काटकर अपना उत्तर बना के नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बार इन्होंने ये कहा कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ सकती है, मैं धरने पर बैठी हूँ, चुनाव नहीं हो सकता है। ये उतना ही आपने शायद उस दिन की तस्वीरें नहीं देखी अनिला सिंह, ममता बनर्जी अकेले बैठी थी। सुबीर भौमिक साहब मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूं तो। एक बार भी ये कहा, एक बार भी धरना प्रदर्शन पर बैठी कि कोरोना की वजह से क्योंकि सेकंड वेव आ सकती है। आप जो आपका सम्मान करता हूं। देखिए, ऐसा है, लेकिन मैंने अगर करेंगे अनिला जी थोड़ा जानकारियों को अपडेट कर लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। सुबीर भौमिक सर, ममता बनर्जी का धरना क्या सोशल गाइडलाइंस का उल्लंघन था, कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन था? अगर इससे लोगों को परेशानी होती है तो मैं उसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं। अनिला जी चुप करेंगे तब बोलूंगा। जी अनिला जी सुन लेते हैं। सुबीर भौमिक सर, शादी को अच्छा देखिए, वो अकेला बैठी थी और ये कोई कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हम कम से कम नहीं मानते हैं। एक चीज अनुराग आपको बताऊं, ये कोविड का जो नया लहर आया है, इसमें मेरा एक ही बहन था, वो चली गई, समझ गए? तो हम लोगों को जो झेलना पड़ा है ना, ये पॉलिटिशियंस के ये बकवास सुन के गुस्सा ही आता है। बट अब हम पत्रकार हैं तो यहाँ गुस्सा दिखाने का जगह तो है नहीं। कभी कभी उल्टा सीधा कोई बोलता है तो थोड़ा दिमाग बिगड़ जाता है। बट इतना बोलो, मेरा अकेला बहन था, वो चली गई, ये लहर में गई, एक नंबर। दूसरा जो है, हमारे ये जहां ब्लॉक में मैं रहता हूं 25-30 केस है, और आज के तारीख में सेकेंड डोज जो हमको लेना है, फर्स्ट डोज हमने लिया, सेकेंड डोज लेने का मौका 3 दिन से हम घूम रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। और हम वेल कनेक्टेड हैं, इतने साल बीबीसी वगैरह में पत्रकारिता करने के बावजूद ये हालत है। तो ये जो सब बोल रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आराम से ये चुनाव 3 ज्यादा से ज्यादा 4 चरणों में हो सकता था। ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया? और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर से भाजपा, इसके खिलाफ थे। उनको घबराहट था कि हिंसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं ठीक है, जो हिंसा को लेकर इनके दिल में घबराहट था, हम मान रहे हैं। बट आराम से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो असम से निकल रहे थे 3rd चरण के बाद, उनको डिप्लॉय करके, और मेरा एक सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है, शायद आप नहीं जानते हैं, तो मैं हिसाब करके आपको दिखा सकता हूं कि 3 के जगह 4, ज्यादा से ज्यादा 5 चरण में बंगाल चुनाव हो सकता था। इन लोगों का इसलिए था कि साहब, इनके सेंटर से जो लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े हस्तियां, इनको फुल प्ले देना है, प्रोपेगेंडा का फुल प्ले देना है। और इसी वजह से अगर तृणमूल भी रैली करते रहे, बट सही है। बट ये किसने चाहा? 8 चरण का चुनाव जिसने चाहा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आएगा।
अनिला सिंह जी, सीधा आरोप आप पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भौमिक साहब लगा रहे हैं। तो एक अदालत ने कहा है कि जिस तरीके से देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, खासकर चुनाव वाले राज्य में, वहां चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोट डाले जा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भौमिक साहब हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल हैं, और हमारे सहयोगी कोलकाता से तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा सवाल सुधीर भौमिक जी ने खड़ा किया था, जवाब दीजिए तथ्यों के साथ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले सुधीर भौमिक जी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि इनकी इकलौती बहन थी जिनकी मृत्यु भी कोरोना के कारण है। माय कंडोलेंसेस। और लगातार हम सब दुखी हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने कहा कि कुछ प्रवक्ता आके यहाँ पे बकवास करते हैं। तो देखिए ऐसा है भौमिक साहब, आपको बकवास लग सकती है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखूंगी। चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनके यहाँ बैठी नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ टीएमसी का पक्ष लेकर या आप जो चाहते हैं वो सोचते हुए यहाँ पर बोलूंगी। मैं वो बोलूंगी जो मुझे ठीक लगता है। ये अधिकार मेरी पार्टी और मेरे संविधान ने दिया हुआ है। आप ये कहें कि मैं बकवास कर रही हूँ, उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज की तारीख में भी मैं बता दूं, पश्चिमी बंगाल जो है उन प्रदेशों में नहीं आता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा कोरोना वेव से ग्रसित हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये अकेले धरने पर बैठी थी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ था। उन्होंने एक बार भी, जब ये चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, उन्हीं बैठी वहां पर धरने पे कहने के लिए कि अनिला सिंह जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। सुधीर भौमिक ने सवाल खड़ा किया था 8 चरणों में मतदान कराने को लेकर। आपसे गुजारिश मेरी है, उस पर अगर आप अपना पक्ष रख सके तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कोई तरीका नहीं, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। अरे मैडम, आपके पास जवाब नहीं है, मान लीजिए। पश्चिमी बंगाल जायसवाल साहब सुन लीजिए, जायसवाल साहब सुन लीजिए, जायसवाल साहब मैं आपका रुख करूंगा। अनिला सिंह जी, 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला जिसके पीछे बीजेपी थी, जिससे फायदा बीजेपी को होना था, ये एक बड़ा आरोप, बड़ा सवाल यहाँ पर सुधीर भौमिक जी ने खड़ा किया था। इसका जवाब दीजिए आप। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी है और जनता तय कर लेगी ना कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। आप तय करेंगे क्या? पॉपुलैरिटी कम है, अहंकार है। प्रवक्ता तय करेंगे या न्यूज़ नेशन तय करेगा? अनिला जी, आप शायद इसका जवाब नहीं देना चाह रही हैं, लेकिन आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर अभी उतना है नहीं। देखिए, जो रफ्तार है कोरोना के मामलों की, जो रजिस्टर हो रहे हैं, वो डरा रहे हैं। कौन से तथ्य चाहिए, कौन से तथ्य चाहिए बताइए, मैं उत्तर दे देती हूँ। अनुराग, पश्चिम बंगाल मानव जी, मैं आऊंगा आपके पास एक एक करके। मानव जायसवाल, एक एक करके आप भी सवालों का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। लेकिन अनिला जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त जो संक्रमण दर है पश्चिम बंगाल में कोरोना की, वो 28% से ज्यादा है। पिछले 10 दिन में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, वो हर किसी को डरा रहे हैं। कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 50% है, हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, जो पूरे देश में शायद कहीं नहीं है। ये कहना गलत होगा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर इतना नहीं है। ये बता दीजिए, 10 साल से हॉस्पिटल्स को कितना यहाँ परेड होगा ना डेड बॉडी का, फिर ये लोग खुश होंगे। यहाँ मृतकों का लाश का परेड होगा, तब इनको संतुष्ट होगा ये लोग। यहाँ उत्साह नहीं है, क्या बर्बाद कर रहे हैं? अनुराग, इनको आंकड़े समझाइए कि कितना लेवल पे क्या है, इनको आंकड़े समझाइए। समझेंगे वोटर वो वोट उनको बीजेपी की गुलामी बहुत समझ में आती है, उनको चाटुकारिता करनी है। नहीं, जायसवाल साहब, देखिए मैं आपका रुख करूंगा सर, और यकीन मानिए जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा जवाब उसका आप भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन तपस, सुबह भौमिक सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। भौमिक सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। तपस, जिस तरीके के आंकड़े कोरोना के पिछले दिनों में आए हैं, तपस, क्या उसका ग्राउंड जीरो पर कुछ असर पड़ रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से कहीं कोई सख्ती नजर आ रही है? इन 6 चरणों के जहां वोट डाले जा चुके हैं, क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सख्ती उठाई है अब तक, या सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है जैसे कुछ है ही नहीं देश में? तापस जी, देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन डेटरेंट के तौर पर जो काम करना चाहिए वो कहीं दिखा नहीं है। सिर्फ अगर आप बीमार होते हैं, आप अगर मृत्यु से लड़ रहे हैं, तो आपको 4 फ़ोन नंबर दिए जाएंगे कि आप डायल करो, अब आप समझ लो, हेल्थ डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा। जिम्मेदारी पूरा आम लोगों पर है।
आप कह लीजिए कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा संक्रमण अगर कहीं हो रहा है उत्तर 24 परगना, वहाँ पर इलेक्शन खत्म हो चुका है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, वो कह रहे कि जहाँ पर इलेक्शंस खत्म हो गए क्यों वहाँ पर लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को चालान काट रही है अगर वो मास्क नहीं पहन रहे। लेकिन आज की सच्चाई यही है, पिछले 3-4 दिनों में लोग कॉन्शियस हुए हैं, वो मास्क पहन के घर से निकल रहे हैं, साथ में सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी अपनी है। आपको और मुझे अगर संक्रमण हो जाए, हम अगर मृत्यु से जूझे, तो हमें एक नंबर दिया जाएगा, अभी टोल फ्री नंबर पे फोन करके पता कर लो। आप कैसे जाओगे अस्पताल, कैसे एम्बुलेंस मिलेगा, वो सब भगवान भरोसे, जवाब किसी के पास नहीं है। एनके सिंह सर, 6 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में अब तक हो चुके हैं। तपस में आऊंगा आपके पास, जो हालात है वो आपने बहुत बेहतर तरीके से बयां किए हैं। एनके सिंह सर, 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं, देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहे हैं। जिन जगहों पर चुनाव हो चुका है, क्या वहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसी सख्ती अब तक नहीं दिख सकती थी? अगर सख्ती दिख सकती थी तो उसका फैसला कौन करता? राज्य सरकार, चुनाव आयोग? नहीं, इस समय कोई भी सख्ती चुनाव आयोग ही करेगा। इस समय सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास है। लेकिन दूसरा पक्ष है इसका, आपने जब 8 चरणों में कराया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक सिद्धांत है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो फोर्सेस कम लगती हैं। इसीलिए जंगल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन शहरों में कंपैरेटिवली आसान होता है। वेस्ट बंगाल में जो फोर्स आपने लगाई थी, क्या आपने रेशनल व्यू लिया था? 1 लाख की फोर्स है सेंट्रल फोर्सेस, और जबकि 1 लाख से लगभग 80,000 की वहां की फोर्सेस है। इसके बावजूद आप इसको स्ट्रेच करके ले गए इतना लंबा, क्या उसमें रेशनैलिटी थी? पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फ्लॉड है आपका सिस्टम, क्योंकि पूरे दुनिया में ये माना जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो डिलीवरी फास्ट हो सकती है, और उसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फोर्सेस कम लगती हैं। ये तो पहला था। अनिला जी बहुत ही सोबर प्रवक्ता रही हैं और अभी भी हैं, और ये सम्मान करती। मुझे लगता है कि हम लोग को भी इनका सम्मान करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जैसे ये इशू की सेकेंड वेव आ रहा है कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो ग्लोबल आउटलुक रखती है, उसको इंग्लैंड के बारे में ज्यादा मालूम होता है, वेस्ट बंगाल या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मालूम होता। लिहाजा लॉकडाउन के मैसेजेस उसको देने चाहिए थे। लॉकडाउन 2-3 तरह के होते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, जनरल होते हैं जो मोदी जी ने लगाया था पिछली बार। लोकेशन स्पेसिफिक बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि क्या जहां पे चुनाव हो गए हैं, लेकिन वहां पे फिर क्या होता, तो फिर रैलियों में लोग नहीं आ पाते, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग आएंगे। ये अगेन वो पॉलिटिकल पार्टीज का खेल था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग एक सकम कर गया, कमजोर पड़ गया। चुनाव आयोग के अगर आप देखेंगे तो इतनी गलतियां की है। इस समय बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि जहां पे खत्म हो गया है वहां पे आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दें, ये लोकेशन स्पेसिफिक लॉकडाउन होगा, तब आपको फोर्सेस भी कम लगेंगी। लेकिन आपने ये नहीं किया, तो बिल्कुल सही आपने कहा है कि उस समय लोकेशन स्पेसिफिक लॉकडाउन बिल्कुल लग सकता था, आज भी लग सकता है। सुबीर सर, बहुत संक्षेप में, बस मैं फिर पॉलिटिकल रिएक्शंस के लिए जाऊंगा। क्या चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया? ने बिल्कुल छोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। बट मैं जो चीज पॉइंट आउट करूंगा, एनके सिंह साहब ने सही कहा, बट यहाँ तो एक जिले में आप कैसे लॉकडाउन लगाओगे? एक जिले में 3-3 चरण में चुनाव हो रहे हैं, कभी यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो रहा है, कभी वहां हो रहा है। हमने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, दीपक चौरसिया चला रहे थे प्रोग्राम, इस चुनाव आयोग में ऐसे लोग बैठे हुए, लगता है उनको बंगाल का भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये अगर ऐसे होता कि साहब पहले चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बट एनके सिंह साहब ने सही कहा कि एक जगह में अगर आप 3-3 करके कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ लॉकडाउन देंगे, वहां रैली नहीं हो सकता है। ये जो अजीब तरीके का एक इलेक्शन शेड्यूल बनाया है, इसको लेकर रिसर्च होना चाहिए कि हाउ वन शुड नॉट कंडक्ट इलेक्शन। अगर कोई पैम्पलेट लिखे ना, तो ये इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है, ये टेस्ट केस बन के रहेगा। ठीक है मानव जायसवाल, जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं वही अनिला जी से भी पूछूंगा। आने वाले वक्त में अगर पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्फोट और ज्यादा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, चुनाव आयोग या आप जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज?
सर डुओ, दो जन, दो टीम है सर इसके पीछे, एक है बीजेपी और एक है इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने 8 चरणों का जो फेज जो किया है और इतने घिनौने तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था। केवल बीजेपी क्यों? रिसर्च तो मानव जायसवाल, केवल बीजेपी क्यों? इलेक्शन कमीशन सर ध्यान देना सर, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जैसे प्रचार बंद होना है तो भाई हम प्रधान प्रचारक उनके बंद करेंगे तो प्रचार बंद हो जाएगा। प्रधान प्रचारक बोलेंगे भाई वर्चुअल जाएंगे तो वर्चुअल हो जाएगा। प्रधान प्रचारक बोलेंगे 8 फेज में इलेक्शन करो, 8 फेज में हो जाएगा। प्रधान प्रचारक और जो होम मिनिस्टर है बोलेंगे यूपी से भी फोर्स जाएगी। सर 2 लाख से ज्यादा फोर्सेस हमारे बंगाल में घूम रही हैं। एक तो कुछ यूपी के गूंज है, बिहार के गूंज है, और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है वो हम लोग त्रासदी में रहेंगे और हम लोग निरंतर काम करेंगे सर। हम पीठ नहीं दिखाएंगे सर। अब तो 7 चरण का चुनाव हो गया, पॉलिटिकल एलिगेशन से बचते हैं। इस उम्मीद के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा ईमानदार जवाब मिलेंगे। अनिला सिंह जी, वही सवाल आपसे, आने वाले वक्त में अगर पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ती है, दोषी कौन? सिर्फ चुनाव आयोग या पॉलिटिकल पार्टीज भी? इसका उत्तर तो मैंने कहा ना कि जनता वहां की क्या सोचती है, कि इसका भारतीय जनता पार्टी इसकी दोषी है, टीएमसी इसकी दोषी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने राज्य में नहीं खड़ा कर पाई। तो उसका उत्तर वो वोट देकर दे देंगे। बाकी चुनाव आयोग में टीका टिप्पणी उसके लिए तो 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा अनिला जी। पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गया है लगभग। आप सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर क्या सोचती हैं? सवाल आपसे है मेरा। नहीं, अब वो आपको दोबारा पूछना पड़ेगा, वो इतना चिल्ला रहे थे बीच में, मुझे समझ कोरोना के आंकड़े पश्चिम बंगाल में अगर और ज्यादा बढ़ते हैं, मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ती है, दोषी कौन? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आप मुझसे पूछने लग जाएं कि भैया यहाँ पर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा सब केसेस बढ़ रहे हैं, दोषी कौन? तो ये कोई उत्तर नहीं होता। मैं कह तो रही हूँ कि वहाँ की जो अनिला जी, तो क्या सिर्फ यूपी की बहस में हिस्सा लेंगे आप आने वाले वक्त में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि नहीं किया? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनिला जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? क्या यूपी के चैनल्स में डिबेट करेंगे आगे से? मैं पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या वो दोषी है, तो मैं कैसे ये बोल दूं? भाई चुनाव आयोग इसका उत्तर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है कि अनिला जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है, वो इस बात के लिए दोषी। ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ में आ रही है अनिला जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानव जायसवाल, जो सवाल यहाँ पर अनिला सिंह खड़ा कर रही है आपके ऊपर, पिछले लंबे वक्त से आप सूबे की सत्ता में हैं, आज चुनाव आयोग सब कुछ एक तरीके से अपने अंडर लिए हुए है, लेकिन हेल्थ राज्यों का विषय है। क्या पश्चिम बंगाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है कि आने वाले वक्त में अगर कोरोना से हालात बिगड़ते हैं तो सबको बिस्तर, सबको ऑक्सीजन, सबको दवाई, तमाम चीजें मिल सकेंगी? सर अभी जो हम लोगों का जो डेटा है, जिस तरीके से हमने काम करा है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को हम लोगों ने अपने साथ संक्रमित किया है इस कोरोना काल में, और बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे सेफ होम्स हमने बनाए हैं। और सर जैसे ये जो हमारी जो टीम जो निकल जाएगी, जो सरकार की टीम आएगी, तो हमारे बहुत सारे स्टेडियम हैं जो ऑलरेडी उस तरीके से डोमेट्री सिस्टम में हमारे हैं। तो सर ऑक्सीजन की जहां तक बात है, हमारे पास ऑलरेडी आज के डेट में लगभग 400 सेंटर्स जो हमारे 7,000 लगभग 7,500 ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। और सर हम कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। और सर एक चीज मैं अनिला जी से बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने कुछ देर पहले बोला कि जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, लेकिन मानव जायसवाल, जो मेरे पास आंकड़े हैं, मानव जायसवाल आप सवाल पूछ लीजिएगा। जो आंकड़े मेरे पास है मानव जायसवाल, पश्चिम बंगाल के 25 अप्रैल तक के, उसके मुताबिक सरकारी अस्पतालों में 3476 बेड खाली हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 704 बेड खाली हैं। लगभग 4500 बेड खाली हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। आंकड़े हम दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। सर ये बेड्स एवरीडे ऐड हो रहे हैं और हमारे साथ सेफ होम, बहुत सारे होटल्स भी ऐड हो रहे हैं और हमारा एक कंटीजेंसी प्लान है। नॉट ओनली दैट, हमने जिस तरीके से हॉस्पिटल ये जो बीच में जो जनवरी-फरवरी का जो सेशन गया था, वहां पे कुछ यहाँ पे बंगाल में काफी बेड्स खाली रहते थे, उनकी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती थी। अब हम वापस से उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने निरंतर काम किया है। पिछले 1 साल में हमारा वो अनुभव है जिसको हम स्थायी रूप से कर रहे हैं। लेकिन अनिला जी की जो एक बात है, जो उन्होंने बोला कि 2 तारीख को आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ा रहे हैं आप? हाँ जी सर, क्या आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़वा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, एवरी डे बढ़ रही है सर, एवरी डे निरंतर बढ़ रही है और हम कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। तापस क्या ऐसा ही है जैसा टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में? कोई घबराने की बात नहीं? नहीं, घबराने की बात है सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम निरंतर देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट का संख्या जो है वो बढ़ रहा है कि पता नहीं, लेकिन वो 50,000 के आसपास है, 50 से 53,000। ये पूरे पश्चिम बंगाल का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, परसों तक का आंकड़ा।
अगर 53,000 आपका टेस्टिंग रेट है पर डे, उसमें से अगर आपका तकरीबन कोलकाता में 50% पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपके पास जो बैकअप है, हमने आज ही इंटरव्यू किया था MRI हॉस्पिटल के CEO, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया हमारे पास बेड नहीं है। उनके पास 7 बिल्डिंग है, 7 में से 4 को कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया। सरकार ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोगों में एक पैनिक है, लोग जिस तरह बीमार पड़ रहे हैं, उससे डील करने के लिए पश्चिम बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम जैसा इंडिया में देखने को 8 चरणों का चुनाव भी अपने आप में एक मुद्दा हो सकता है, उस पर सवाल जरूर खड़ा करना चाहिए। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि आने वाले वक्त की इस तबाही को रोक सके, थाम सके? सर, पिछले 10 साल में हमने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा है, लगभग 10,000 करोड़ का हमारा बजट है एनुअली सर। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल का बजट मैं स्टडी कर रहा था, ये 5.5 लाख करोड़ का बजट है। और आप ताजुब करेंगे कि इसमें कर्ज, इनका GDP करीब 14.5 लाख करोड़ का है, जिसमें कि डेट सर्विस में कर्ज में इनका 28% जाता है। आप ताजुब करेंगे किसी स्टेट में दुनिया के सिर्फ पंजाब है और वेस्ट बंगाल है, सारा कर्ज ले रखा है, लिहाजा डेट सर्विस में इनका सारा पैसा जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, आप जरा यूं ही कैलकुलेट कर लीजिए, 11 करोड़ की पॉपुलेशन है। रेट ऑफ इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे तो 50,000 नहीं, इस समय 3 लाख रोज RT-PCR अगर आप करेंगे तब भी आप कूप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं को थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा बोलने के पहले। क्रम्बल कर रहा है, लेकिन महामारी बहुत बड़ी है, इसमें कोई भी स्टेट नहीं कर पा रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी नहीं कर रहा। सुबीर भौमिक साहब, बहुत संक्षेप में सर, TMC के प्रवक्ता जो बता रहे हैं कि देखिए स्थितियां सुधार रहे हैं, क्या वाकई सुधरती नजर आ रही है आपको ग्राउंड जीरो पर? सुबीर भौमिक साहब। NK सिंह साहब जो कह रहे हैं सही बात है। और यही एक है सवाल हमारे पास कि ममता बनर्जी 10 साल सत्ता में रहे, पब्लिक डेट बहुत हाई है। जो लोग अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि बंगाल में सोनार बंगला बना देंगे, ये पब्लिक डेट से कैसे जूझेंगे, ये इन्होंने नहीं कहा। बट जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आज के तारीख में इनएडिक्वेट है। मैं NK सिंह साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये पश्चिम बंगाल में, हमारे ईस्टर्न रीजन में जहाँ इकोनॉमी वीक है, मानव जायसवाल, हर स्टेट का यही हाल है। आपको हालात बता रहे हैं। नहीं सर, जो गुरुजन जो बोल रहे हैं, लेकिन सर आपको इसको एक संज्ञान लेना होगा कि 10 साल से हमारी सरकार है और 34 साल जिनकी सरकार रही, हमारे पास डेट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था। और पिछले 10 सालों में जो 5 साल बीते हैं, जो 2016 के बाद जो नोटबंदी हुई और जो GST हुई, और जिस तरीके से एक महामारी आई बेरोजगारी की, और जिस तरीके से महामारी आई इंडस्ट्रियल क्लोजर्स की, सर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया, उसका संज्ञान नहीं ले पा रहे। अलग से एक आर्थिक बहस पर चर्चा हो जाएगी, इतना वक्त नहीं है। सुनिए सर, अर्थ ही शस्त्र है। मैं आपकी इन दलीलों पर अगले 1 घंटे और चर्चा कर सकता हूं तथ्य के साथ। हमने जो काम करा है, हमको 10 साल से तुलना करें, 2010-11 से तुलना करें, तो आपको पर्याप्त रिजल्ट मिल जाएगा। और जहां तक सर हमारी अनिला, ठीक है। अनिला सिंह जी, क्या आपको लगता है अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल में कोई सख्त फैसला लेना बेहद जरूरी है? लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती के लिहाज से अब तक जो गलतियां की नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसको भुलाते हुए फिलहाल उस पर भी अदालत संज्ञान ले, ये उम्मीद की जाती है। जी, मैं 2 बात कहूंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे वेस्ट बंगाल को लेके, उसका उत्तर जो है, जो नेता TMC है उन्होंने दे दिया कि वहाँ का बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है। फाइनेंशियल डाटा जो है भी NK सिंह साहब ने दे दिया, उसको एंडोर्स मिस्टर भौमिक ने कर दिया। तो सीधी सी बात है, उत्तर मांगेगी वहाँ की जनता TMC से कि आपने 10 साल में वहां पर स्वास्थ्य के लिए क्या किया। खैर, दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन इस प्रकार के वहां पे कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए। मुझको ये लगता है ये 2 ही कदम नहीं, RT-PCR टेस्ट, वैक्सीनेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात से पूरा देश गुजर रहा है, पश्चिमी बंगाल की अगर मैं खास तौर से बात करती हूँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग के साथ संज्ञान में लेते हुए, कोऑर्डिनेशन में लेते हुए ऐसे वो सब स्टेप्स उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जिससे कि पश्चिमी बंगाल की जो जनता है वो ज्यादा सुरक्षित हो पाए कोरोना इन्फेक्शन से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हालांकि जो बुनियादी सवाल था कि पश्चिम बंगाल में अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए दोषी कौन, क्या सिर्फ चुनाव आयोग या पॉलिटिकल पार्टीज भी, इसका जवाब ईमानदारी से कम राजनेताओं ने तो नहीं दिया है, पत्रकारों ने जरूर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।